सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास और आप देख रहे हैं तब्दीली। ये है वो इमरान खान साहब का बयान जो उन्होंने टर्किश चैनल को इंटरव्यू में दिया। तहलका खेज बयान, और एक ऐसे वक्त में जब हुकूमत की अपनी गवर्नेंस, हुकूमत की परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत सारे सवालात हैं, हुकूमत के पॉपुलर होने के ऊपर बहुत सारे सवालात हैं। एक ऐसे वक्त में प्राइम मिनिस्टर का एक ऐसा बयान जिसके ऊपर एक क्लियर डिवाइड सामने आ गई, कौम के अंदर भी, दानिशवरों के अंदर भी, लिखारियों में भी, मीडिया में भी, कि क्या ऐसा होना चाहिए। इतना बड़ा कदम, 20 साल जो हमने जंग लड़ी, क्या उस जंग को हम बैक जुम्बिश कलम अनडू कर दें? क्या वो 7 खून माफ़ कर दिए जाएं उन दहशत गर्दों को जिन्होंने 80,000 जानें गंवाई, हमारी 125 से 150 अरब डॉलर तक का इस मुल्क को नुकसान पहुँचाया। तो इसके ऊपर एक बहस ज़ोर शोर से जारी है। मेरे साथ जो 3 मोतबर शख्सियात मौजूद हैं उनसे हम भी इस पर बात करते हैं और कुछ बाकी मामलात पर। पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान सेनेटर अनवर बेग साहब, तकरीबन 5 दिहाइयों पर मुश्तमिल इनका सियासी सफ़र। बेग साहब आपका बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया-निगार मोहसिन बेग साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन साहब आपका बहुत शुक्रिया। और सियासी और दिफाई तज्ज़िया-निगार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, जनरल साहब हमारे प्रोग्राम की ज़ीनत बनते रहते हैं। जनरल साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। आपसे ही सर आगाज़ करूँगा। जनरल साहब, ये जो स्टेटमेंट प्राइम मिनिस्टर ने दी है, क्या ये स्टेटमेंट, यानी इसके लिए बड़ा हौसला चाहिए था वैसे ये बात करने के लिए? कोई भी कहता, इमरान खान कहें, मैं कहूँ, आप कहें, कोई भी ये कहे तो उसको हौसला चाहिए, जिसे कहते हैं जिगरा, दिल गुर्दा चाहिए इतनी बड़ी बात कहने के लिए कि जी हम उन लोगों को माफ़ कर देंगे, पार्डन कर देंगे, एक तरह से जर्नल एमनेस्टी, और वो हमारे साथ आम शहरियों की तरह रह सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मेरे ख्याल के मुताबिक तो ये एक प्रीमेच्योर बात की उन्होंने, जबकि अभी कोई शक्ल, कोई ऐसी चीज वादे सामने नहीं है जिससे ये कहा जाए कि हुकूमत इस पोजीशन में है कि वो माफ करे या किसी को सजा दे या जो भी करना चाहे। दूसरी बात यह है कि जो अंडरस्टैंडिंग है, मैं समझता हूँ गवर्नमेंट लेवल पे जो मैंने इंफॉर्मेशन वगैरह कलेक्ट की, वो ब्लैंकेट माफी नहीं है। ये नहीं है कि सब जो भी है माफ, ये केस टू केस बेसिस पे भी इसको परखा जाएगा। लेकिन प्राइम मिनिस्टर का जो कहना, जिस तरह उन्होंने बात की है, इसमें ये चीजें चूंकि वादे नहीं हैं तो इस पे एक डिबेट छिड़ गई। और लाजमी बात है कि डिबेट होनी थी। इतनी सीनियर लेवल पे इतने रिस्पॉन्सिबल पर्सन अगर आप एक इस तरह की लूज किस्म की बात कर दे तो उस पर फिर बहस शुरू हो जाती है। अब यहाँ पे 2 तरह के पॉइंट ऑफ व्यू हैं इसमें। एक तो ये कि जिनके प्यारे मारे गए बच्चे हैं या उनके खुद कफी जो उनकी कफालत करने वाले, वो लाजमन वो ये कहते हैं कि हमने तो हुकूमत से इंसाफ मांगा था, आप इंसाफ देने की बजाय जो कातिल है उसको माफी दे रहे हैं। और फिर ये भी लोग कहते हैं कि जनाब, जो दुश्मन के आलाकार बने रहे, बाहर की एजेंसियों से पैसा खा के ये काम कर रहे थे, उनका न दीन न ईमान, आइडियोलॉजी कहने को है लेकिन कुरान करीम पढ़ना नहीं आता उनको, तो एक जराइम पेशा तबका, आप समझते हैं कि वो दोबारा ये काम नहीं करेंगे अगर उनको जरूरत पड़ गई? पैसा ही उनको कहीं से मिलना शुरू हो गया तो फिर शुरू कर दे। इस बात की क्या जमानत है कि वो दोबारा काम नहीं करेंगे? फिर ये है कि आप बात करना चाहते हैं टीटीपी से या कर रहे हैं, तो BLA भी है, लश्कर जंगवी भी है, पंजाबी तालिबान भी हैं, जुंदुल्ला भी है, दाइश भी है, वो तो बेशुमार हैं, ये दहशतगर्द तंजीमें हैं। सही है। फिर या तो सबके कत्ल माफ होंगे या सबसे मुज़ाकरात करके कोई रास्ता निकलेगा। कैसे होगा ये? और फिर ये कि ये इसमें को नेशनल कंसेंसस की जरूरत है। यही बात जनरल साहब, ये जो आपने नेशनल कंसेंसस की बात की सर, अगर आप, यानी प्राइम मिनिस्टर ने ये नहीं कहा कि हम ये शुरू करेंगे, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये सब शुरू है, ये इस वक्त इन प्रोसेस है। मैं वही कह रहा हूं, आपने प्रोसेस शुरू भी कर दिया सर, बगैर किसी से डिस्कशन किए। मैं अभी जहां तक मुझे थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन है वो ये है कि गवर्नमेंट के इंटरलॉक्यूटर्स हैं जो कि कोई दरमियान में गो बिटवीन, कुछ वो लोग हैं जो ये काम कर रहे या बातचीत का को पैगाम रसानी। गवर्नमेंट की तो डायरेक्ट मेरे नहीं ख्याल कि कोई बातचीत है। मैं दूसरी आर्गुमेंट देने लगा था कि जो दूसरे लोग हैं जो अमन या बातचीत की हमायत कर रहे हैं,
वो कहते हैं जी कि बातचीत कर लेना बेहतर है, अगर खुदा न खास्ता फिर कोई वाकया बड़ा हो जाता है, APS टाइप या कोई और खुदा न खास्ता ऐसा हो जाता है, तो फिर लोग कहेंगे कि आप इस चीज का इंतजार कर रहे थे। और फिर वो ये भी कहते हैं कि लोग के जनाब पाकिस्तान के अंदर तो ये इंसाफ का निजाम तो तबाह हो चुका है, ये तो सजा है ही नहीं, यहाँ पे मिलिट्री कोर्ट्स आपने खत्म कर दिए, और मिलिट्री कोर्ट्स ने जो 230 लोगों को सजाए मौत और उम्र कैदें दी थी, पेशावर हाई कोर्ट ने उसमें आधे से ज्यादा छोड़ दिए। उन्होंने कहा जी इनको बरी कर दिया। तो अगर इसी के लिए आपने जंग करनी है कि मुजरम पकड़ेंगे और उनको अदालतें छोड़ दी जाएंगी, तो फिर ये क्या फायदा इसका, क्यों आप ये इस मुसीबत में पड़े हुए? राइट। तो बात यह है कि दोनों तरफ आर्गुमेंट्स मौजूद हैं, लेकिन ये किस्सा इतना आसान नहीं है, इसमें पार्लियामेंट को इंटरवीन करना होगा। मेरा अपना ख्याल है कि गवर्नमेंट जो है, मेरा अपना ख्याल है कि गवर्नमेंट को थोड़ा बहुत होमवर्क करके, कोई बातचीत करके, तो कुछ प्रपोजल्स एक दो लेके फिर आएगी पार्लियामेंट में। उसके बगैर ये कोई खुद कर नहीं सकेगा, जिसने भी किया वो उसके लिए बहुत बड़ा बोझ बन जाएगी ये चीज। ये जो बात आपने की कि बहुत बड़ा बोझ बन जाएगी, अनवर बेग साहब, कहा जा रहा है कि अगर इमरान खान साहब ये काम कर गुजरते हैं तो इसकी जाहिर बात है मुखालफत तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं और वो करेंगे, यानी इसके ऊपर इत्तेफाक, ये कोई यूनानिमस डिसीजन कौम का इसके ऊपर मुत्तफिका नहीं है कि जी बहुत अच्छा काम है प्राइम मिनिस्टर क्लैपिंग, ये करें आप। तो ये इमरान खान साहब की एक ऐसे क्रूशल टाइम पे जब उनकी हुकूमत के सिर्फ 2 साल बाकी हैं, उनकी गवर्नेंस के इशूज़ हैं, उनकी परफॉर्मेंस के इशूज़ हैं, ये एक पॉलिटिकल सुइसाइड होगा 2023 के इलेक्शन से पहले। अमीर अब्बास साहब, सबसे पहले तो मैं ये प्राइम मिनिस्टर साहब से पूछना चाहूँगा कि ये जो नेगोशिएशंस हो रही हैं सीक्रेट, किसी जगह पे भी हो रही हैं, पाकिस्तान में हो रही हैं या अफगानिस्तान में हो रही हैं, ये कौन कर रहा है? इज इट डन बाय मिलिट्री ऑफिसर्स और इज इट डन बाय सिविलियंस? कहने का मकसद ये है कि हम भूल चुके हैं जो पेशावर स्कूल अटैक हुआ था, नन्हे मुन्ने बच्चे, हमारे 150-200 बच्चों की शहादत हुई है। कैन वी फॉरगेट दैट? आई मीन दीज पीपल हैव मैसेकर्ड आवर चिल्ड्रन। हम भूल चुके हैं जो हमारे जवान, हमारे कप्तान, हमारे लेफ्टिनेंट, उनके जनाजे जब अपने घरों में जाते हैं हमारा खून खौलता है। हमारे भी बच्चे हैं, आई मीन 24 साल 25 साल के कैप्टन लेफ्टिनेंट आर बीइंग किल्ड बाय दीज पीपल, और हम इनको माफ करने जा रहे हैं और हम इनसे नेगोशिएट कर रहे हैं। किस बेसिस पे हम नेगोशिएट कर रहे हैं? इन्होंने क्या कुछ नहीं बिगाड़ा पाकिस्तान का, और आप नेगोशिएट कर रहे हैं सिंगल हैंडेडली। जनरल साहब ने सही कहा, आई थिंक दी गवर्नमेंट, पहली बात तो ये इंकरेज ही नहीं करना चाहिए, और अगर कोई बहुत ही मजबूरी है पार्लियामेंट को कॉन्फिडेंस में लें और मुल्क को कॉन्फिडेंस में लें और एक रेफरेंडम कराएं, कौम चाहती है या नहीं चाहती। ये बात करना कि जी हम बात कर रहे हैं कुछ ग्रुप से, कौन से ग्रुप हैं? इट इज एब्सोल्युटली अनकॉल्ड फॉर। हमें जितना नुकसान पाकिस्तान को किया है ये पिछले 20 सालों में, आई मीन आपकी सोच है, हम आज तक रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। बदनामी हमें अलग हो रही है, वेस्ट हमें वैसे ब्लेम करता है कि हम मिले हुए हैं, और ये सारी इंडिकेट कर रही है वेस्ट को कि हम सब मिले हुए हैं। तो मतलब कहने का ये है कि आई थिंक इट इज नॉट एन अप्रोप्रिएट डिसीजन। जो भी प्राइम मिनिस्टर साहब को ये एडवाइस कर रहा है, इट्स सुसाइडल फॉर द प्राइम मिनिस्टर, मार्क माय वर्ड्स। इट इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड इफ ही स्टार्ट्स डूइंग दैट। मैं ये समझता हूं कि he should immediately terminate such talks and first take the nation into confidence। ऐसे नहीं हो सकता कि आप जाके बात करें, आपकी मर्जी है कि जी फलाने ग्रुप को हम छोड़ रहे हैं और फलाने ग्रुप आर बैड। क्या पता कि कल को यही लोग फिर खड़े हो जाएं, जैसे जनरल साहब ने सही कहा कि पैसे लेके खड़े हो जाएं। आप फिर कहेंगे कि जी ये गुड था, ये बैड था। देयर इज नो गुड और बैड तालिबान। आई मीन दे हैव किल्ड आवर चिल्ड्रन। हमारे बच्चे हैं यार, खुदा के वास्ते क्या हो गया है गवर्नमेंट को? दे शुड नॉट डू लाइक दिस। ये बहुत ही एक गलत मूव है जो गवर्नमेंट ने किया प्राइम मिनिस्टर साहब को। ही शुड स्टॉप इट, स्टॉप ऑल दिस बिजनेस ऑफ नेगोशिएशन। मतलब कहने का ये है कि आप क्या दिखाएंगे मुंह कौम को कि इन्होंने जिन्होंने कत्ल किए हैं और आज आप
कह रहे हैं कि जी इनको माफ कर दो और वो नॉर्मल सिटीजन्स के साथ के तरीके से रहेंगे। इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। जिसके अंदर खून घुसा हुआ है वो खून करेगा। राइट। जो ट्रिगर लवर है, जो ब्लड थर्स्टी है, वो कैसे आप उसको टेम कर सकते हैं कि वो एक शरीफ और बाइज्जत शहरी बन सके? ये भी एक सवाल है। साइकोलॉजिकली इतने दरिंदा सख्त मिजाज लोगों को कैसे आप एक महज़ब इंसान बना सकते हैं? मोहसिन बेग साहब, सर वो दिन याद करें जब मेरे प्रोग्राम में आप भी बैठे होंगे, अनवर बेग साहब भी होंगे, अमजद शेब साहब भी होंगे, और चौथा गेस्ट मेरे साथ स्टूडियो में बैठा होगा साबिक टीटीपी कमांडर। कैसा लग रहा होगा आपको सर? फिर तो मुअज़्ज़ज़ शहरी बन जाएगा ना, फिर तो हम उसको प्रोग्राम में भी बुला सकते हैं, फिर तो हमारा तज्ज़ियाकार भी बन सकता है, वो दिफाई तज्ज़ियाकारी बना लेंगे उसको। अमीर अब्बास साहब, हमारी साइकी है, हम बंदूक वाले से फ़ौरन डर भी जाते हैं और नेगोशिएट करना भी शुरू कर देते हैं। ये साइकी बन चुकी है इस मुल्क की। देखना ये है कि शुरू में प्राइम मिनिस्टर ने और उससे पहले हमारे प्रेसिडेंट ने, उससे पहले फॉरेन मिनिस्टर ने ये शोशा छेड़ा था कि हम नेगोशिएट कर रहे हैं। नेगोशिएट किस टर्म्स पे कर रहे हैं और किससे कर रहे हैं? देखना ये है कि अगर तो आपने वीकनेस के ऊपर अपनी वीकनेस दिखा के रियासत और गवर्नमेंट और उन 5-10 हज़ार लोगों से नेगोशिएट करना शुरू कर दे, तो मैं समझता हूँ फिर हमारी रियासत का तो अल्लाह हाफिज़ है। इनसे बिल्कुल डरना नहीं चाहिए आप असूली तौर पर। और ये भी कहना कि जी कल को ये कुछ कर देंगे और APS जैसा वाक़या, तो मेरी अर्ज़ ये है फिर ये सारी जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, हमारी जो फ़ौज है, हमारा जो ये आइन है, हमारे जो पुलिसिंग है, ख़त्म कर दें। 5-6 हज़ार लोगों के हवाले कर दें इस मुल्क को और इस 22 करोड़ लोगों को। ये वीकनेस के ऊपर और डरा के कभी नेगोशिएट नहीं होता। रियासत कभी कमज़ोरी के तहत किसी से बातचीत शुरू नहीं करती। आप देखिए, जब प्रेसिडेंट आरफ अलवी ने कहा कि हम इनको आम माफ़ी दे रहे हैं, तो उनका बयान आया था कि हम आपको आम माफ़ी देंगे, आप किस भूल में हैं। तो ये मुझे नहीं समझ रहा था खान साहब के जहन में क्या है, वो किस तर्ज पर ये हुकूमत करना चाहते हैं। इस तरह ये वैसे मोहसिन बेग साहब, ये जो इतना अनमोल किस्म का जो आइडिया है, ये इतना नादिर, नायाब और अनमोल आइडिया, ये हुकूमत के जहन में आया कहां से होगा वैसे? ये खान साहब के जहन में आया होगा। वो बड़े एडुकेसी कर रहे हैं कि जी आर्मी सोल्यूशन नहीं है, कुछ चीज़ों का सिर्फ आर्मी सोल्यूशन होता है। आप देखिए, जब उन्होंने अटैक्स शुरू किए हुए थे आर्मी पे, आर्मी पर्सनल पे, पुलिस पे, मस्जिद में, मंदिर में, शादी हालों में, हमारे स्कूल के बच्चों पे, तो उसका क्या सोल्यूशन था? आर्मी सोल्यूशन था। ऐसे लोगों से उसी जमान में बात की जानी चाहिए। रियासत कमजोरी नहीं दिखाती कि जी आप मार रहे हैं, हम आपसे करना चाहते हैं, तो फिर रियासत का वजूद खत्म होता है, रियासत की रिट खत्म होती है। ये गवर्नमेंट तो आनी जानी चीज है। खान साहब तो 2 साल बाद नहीं होंगे। तो ये इस तरीके से बात करना, वीकनेस शो करना, उन लोगों को इनकरेज करना, आपके सामने है तालिबान की आप एडवोकेसी कर रहे हैं पूरी दुनिया के सामने। और वो जो तरीके तालिबान के हेड थे, वो 15 दिन पहले फोटोग्राफ में काबुल में तालिबान हुकूमत के साथ बैठे हुए थे। तो वो तो उनको अपना मेहमान समझ रहे हैं। वो कहते हैं जी हम भी इनके मेहमान रहे हैं, तो वहाँ तो मेहमान भी आपस में। तो आपके जहन देखें, आइडियोलॉजी दोनों तालिबान की सेम है, उनकी भी और यहाँ वालों की भी। वो भी चाहते हैं शरिया लाओ हुकूमत हमारी हो, ये भी चाहते हैं शरिया लाओ हुकूमत हमारी हो। तो ये पाकिस्तान का डायनेमिक्स अफगानिस्तान से डिफरेंट है। यहाँ एक फ़ौज है, यहाँ एक कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ अदारे अल्लाह के हुक्म से जितने भी ये कमज़ोर कर लें लेकिन फिर भी काम कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत में ऐसे लोगों को इनकरेज करके ऊपर मुसल्लत मत करें। और ये कहना कि ये आम सिटीजन कैसे बनते हैं, उनको मज़ा लगा। वो आप देखिए, अशरफ गनी की गवर्नमेंट थी, वो राह से भी पैसे ले रहे थे, वो अशरफ गनी से भी पैसे ले रहे थे। जो टैक्स उन्होंने हम पे किए हैं, बिल्कुल, और जिस तरीके से हमारी स्ट्रेटेजिक एसेट्स को निशाना बनाया, हमारी आवाम को निशाना बनाया, वो मेरे ख्याल में खान साहब भूल भाल गए हैं। क्योंकि ये तो माशाल्लाह अभी 3 साल पहले किए हुए दावे और वादे भी भूल गए। रोज सोशल मीडिया पे चल रहा था कि पहले क्या कहा था, अब क्या कहा। तो ये देखें, 2 चीजें हैं। मैं इस चीज पे बिल्कुल इस मुखालिफ नहीं हूं कि अगर आम माफी मांगे और सरेंडर करें कौम के सामने, फिर कौम डिसाइड करे कि इनके साथ क्या सलूक करना है।
और पार्लियामेंट में इसको लेके आए और पूरी कौम को कॉन्फिडेंस। बिल्कुल सही। जनरल साहब इसकी लॉजिक ये दी जा रही है, जो इसकी हिमायत कर रहे हैं कि डायलॉग होना चाहिए, मजीद खून बहाने का फ़ायदा क्या है, आखिर जब भी बात ख़त्म होगी तो डायलॉग से ख़त्म होगी। जो इसकी लॉजिक एक दी जा रही है वो ये कि अगर अफगान तालिबान के साथ डायलॉग हो सकते हैं तो पाकिस्तानी तालिबान के साथ डायलॉग क्यों नहीं हो सकते? तो आपको नहीं लगता सर कि ये जो कंपैरिजन है, ये कंपैरिजन ही एक नॉनसेंस कंपैरिजन है? अफगान तालिबान फॉरेन ऑक्यूपेशन के खिलाफ लड़ रहे थे, उनके मुल्क पर एक बैरूनी ताकत हमलावर हुई थी, वो उसके खिलाफ लड़ रहे थे। हमारे तालिबान जो है वो किसके खिलाफ लड़ रहे थे? देखिए, ये तो बड़ी भोंडी सी ऐसे मिसाल है, ये गलत है बिल्कुल। देखिए, आपके मुल्क में एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट मौजूद है और लगातार हमारी गवर्नमेंट्स आ रही हैं, इलेक्टेड गवर्नमेंट्स आ रही हैं, और एक कंसेंसस का कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है। अब 22 करोड़ लोग वोट दे के एक गवर्नमेंट बनाते हैं और 22 करोड़ लोग एक कॉन्स्टिट्यूशन को सपोर्ट करते हैं। उसके खिलाफ 4-5 हजार लोग खड़े होके वो कहें कि जनाब हमारी बात सुने, हम ये चाहते हैं कि आप हमारी आइडियोलॉजी यहाँ पे लगा दें, तो कोई तुक बनता है, वो तो बागी हो गए। वो तो 22 करोड़ लोगों के खिलाफ बगावत कर रहे हैं, उनकी तो सजा मौत है। सो ये आर्गुमेंट है ही गलत कि आप उनसे, वो अफगान तालिबान से बात करते हैं तो इनसे भी करें। अफगान तालिबान का किस्सा बिल्कुल मुख्तलिफ है। वहां एक पिट्ठू गवर्नमेंट थी जो अमेरिका ने जबरदस्ती बिठाई वहां पे अपनी प्रोटेक्शन में, तो उसको तो कोई मानता नहीं था सिवाय उन चंद लोगों के जो उनके साथ थे। लिहाजा वहां पे तो ये होना ही था कि वो आइन भी खत्म होना था और नया सिलसिला चलना था। फिर अब कंसेंसस गवर्नमेंट को बनती है तो वो उनका अपना मामला है। लेकिन यहां हुआ ये है कि अफगान तालिबान ने एक इंटरनेशनल गारंटी दी थी, जो एग्रीमेंट उन्होंने किया अमेरिका के साथ दोहा का, कि उनकी सरजमीन जो है वो इस्तेमाल नहीं होगी, किसी के खिलाफ दहशतगर्दी नहीं होगी उनकी सरजमीन से। लिहाजा पाकिस्तान तो उनसे यही मुतालबा करता है कि आपकी सरजमीन पे टीटीपी वाले मौजूद हैं, आप उनको हम चाहते हैं कि या उनको हमारे हवाले करें या उनको गैर मुसल्लह करें, और जो भी करें उनको आइंदा आपकी सरजमीन से कोई भी हमारे खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी होगी। अब अफगान तालिबान का, जैसे अभी मोहसिन एक भी बात कर रहे थे कि इनके अपने ताल्लुकात हैं। जब नॉर्थ वजीरिस्तान से अफगान तालिबान नॉर्थ वजीरिस्तान में हुआ करते थे, जहां से लड़ते थे ज़रबेज़ से पहले, तो टीटीपी ने उनको अपना मेहमान रखा हुआ था। जब हमने ज़रबेज़ लॉन्च की तो सब भाग गए, तो टीटीपी उनकी मेहमान हो गई वहां जाके, और वहां पे उन्होंने कभी टीटीपी के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं किया अफगान तालिबान ने। तो उनकी कुछ अंडरस्टैंडिंग आपस में मौजूद है। फिर यह है कि उन्होंने, अफगान तालिबान ने अपने मुल्क में कब्जा करने के बाद आम माफी दे दी, तो गालिबन उनके ऊपर एक मॉरल प्रेशर भी है। लिहाजा वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को सजेस्ट कर रहे हैं कि जी आप एक दफा बात तो करें इनसे, जो आपकी शराइत हो वो होंगी, ये होगा। तो मेरा ख्याल है कि ये इमरान खान का फैसला नहीं है, ये उस प्रोसेस का हिस्सा है जो अफगान तालिबान के जरिए चला हुआ है। और फिर इसमें मिलिट्री नहीं शामिल, ये एक पॉलिटिकल डिसीजन है। और ये पॉलिटिकल अगर इसमें कोई शक्ल आगे बनती है, चलती है, तो मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है, मैंने 1-2 प्रोग्राम में भी हिस्सा लिया और गवर्नमेंट के लोग भी साथ थे, उसमें मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि ये बिल आखिर ये 1-2-3 प्रपोजल या जो कुछ भी कोई शक्ल बनती है वो लेके पार्लियामेंट में या इन कैमरा बात होगी या ओपन भी जो होगी पार्लियामेंट के जरिए, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि गवर्नमेंट बातचीत तो शुरू कर सकती है लेकिन उसको इख्तिताम अपनी मर्जी से कर सकेगी। तो लगता ये है, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दी उसमें तो कुछ भी नहीं है ऐसा, उससे तो कोई बात ऐसी पता नहीं चलती। तो लिहाजा हम तो इस स्टेज के ऊपर एडवाइज ही कर सकते हैं कि जनाब जो कुछ भी करना है कंसेंसस से करें, इसके नतायज वरना खराब हो सकते हैं, क्योंकि इसमें इमोशंस लोगों के बड़े चार्ज हैं। जल साहब आप फरमा रहे हैं जल साहब आप फरमा रहे हैं पॉलिटिकल डिसीजन है, इसमें मिलिट्री का कोई इनपुट नहीं है। सर अगर इस मिलिट्री ने वादे कहा है कि हम जो आप हमें ऑर्डर देंगे उसके मुताबिक हम लड़ने के लिए तैयार। लेकिन सर हमारी मिलिट्री जनरल साहब लड़ा है, सर हमारी मिलिट्री बहुत सारी जगहों पे अपना इनपुट देती है और बड़ा अग्रेसिव इनपुट भी देती है हमारी मिलिट्री। फॉरेन अफेयर्स हैं, अफगानिस्तान का मामला है, बहुत सारे कश्मीर इशू है। तो क्या हमारी मिलिट्री ने ये नहीं खान साहब को कहा कि हम अपने मेजर जनरल सनाउल्लाह खान न्याजी शहीद को भूल जाएं, हम IGFC सिफत हयूब को भूल जाएं? नहीं, वो बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, भूल जाने का किस्सा नहीं है, लेकिन हुआ ये है कि भूलना पड़ा है। आप
जो एपीएस के 3 मुजरिम पकड़े थे जिनको सजाए मौत दी हुई थी, वो भी उन लोगों में शामिल है जिनको पेशावर हाईकोर्ट ने बरी कर दिया। तो आप वैसे दलील होके अगर वहां से वो बरी हो और आप दलील मुंह लेके फिर इधर उधर फिरते रहें और आप कुछ भी ना किसी का बिगाड़ सकें, तो चले फिर शायद एक मॉरल आपकी विक्ट्री हो गई कि आपने कहा जी हमने माफ कर दिया। ये मुख्तलिफ चीजें हैं जो देखने वाली हैं। सिस्टम आप अगर अपना स्टडी करें तो इसमें ये इतना खोखला हो चुका हुआ है कि इसमें सदा का तस्वर खत्म हो गया। राइट अच्छा, इससे जज साहब ये जो आप फरमा रहे हैं इससे एक और सवाल उठता है। मैं जरा अनवर बेग साहब से वो सवाल कर लूं कि हम चूंकि सजाएं नहीं दे पा रहे, हम इस जंग को ख़त्म नहीं कर पा रहे, तो लिहाजा इसका हल ये एक हो सकता है कि इस जंग को डायलॉग से ख़त्म किया जाए। तो अनवर बेग साहब, जब हम कमज़ोर थे एज ए स्टेट और दहशतगर्द ताकतवर था, वो हमारी हर गली में बैठा था, हर शहर में बैठा था, हर गांव में बैठा था, रोज हमले करता था, रोज हम मारे जा रहे थे, सुबह से लेकर शाम तक कई हमले होते थे। हमने उस वक्त इनके साथ निगोशिएशन नहीं की, लेकिन जब हमने उनको मारा, दर्जनों ऑपरेशंस किए, आईबीओस किए, उनको मार के पाकिस्तान से भगा के अफगानिस्तान में भेज दिया, बाढ़ लगा दी, आज हम ताकतवर हैं, वो कमजोर है। आज कई कई महीने कोई खुदा ना खास्ता पाकिस्तान में हमला नहीं होता, आज हम ताकतवर होते हुए उनके सामने झुक जाए और हम कह के हाँ जी डायलॉग करें। अमीर अब्बास साहब, आप भूल गए जनरल तारिक खान ने जो स्वात ऑपरेशन किया था और सारा क्लियर किया था जी। देखें, कहने का मकसद ये है कि आपके पास क्या गारंटी है कि आप इनसे आज बात कर रहे हैं, पार्डन कर रहे हैं, कि कल ये नॉर्मल सिटीजन्स रहेंगे या नहीं रहेंगे? आपको कोई गारंटी नहीं है। यानी हो सकता है खुदा ना खास्ता ये इट कुड बी अ ट्रिक, दे कुड बी स्लीपर्स एंड दे कुड डू सुसाइड बॉम्बिंग एट एनी गिवन टाइम व्हेन कॉल्ड फॉर। तो देखें, ये इस तरीके से ये चीजें नहीं चलती। दीज आर वेरी सेंसिटिव मैटर्स और मैं ये समझता हूँ कि इसको द गवर्नमेंट हैज टू रीथिंक अबाउट इट कि भाई इसको हम कैसे आगे लेके चले। देखें, अगर आपने माफिया देना शुरू कर दी ना, दिस विल ओनली इनकरेज जो लोग वो माफ कर रहे हैं और जो न्यू रिक्रूट्स आगे आने वाले होंगे, खुदा ना खास्ता कि जी सब माफ कर देती है, अभी चलो फिलहाल पैसे लो और पकड़ो और ये एक्टिविटी शुरू कर दो। आई थिंक यू आर ओनली इनकरेजिंग द न्यू रिक्रूट्स टू गेट इनटू दिस डर्टी बिजनेस। आई थिंक ये नेगोशिएशंस they should be terminated. That's my opinion. Right. अच्छा, इसमें एक ऑपोजिशन की तरफ से भी पीपल्स पार्टी ने जारी बात इसकी मुखालफत की है, PMLN ने मुखालफत की है। एक ब्रेक आपकी इजाज़त से, ब्रेक से वापसी पे मैं राना सनाउल्लाह साहब की एक गुफ्तगू सुनवाना चाहूँगा जो उन्होंने इस पर रद्द अमल दिया। ब्रेक के बाद खुशामदीद। नून लीग पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह साहब ने इमरान खान साहब के TTP को मुआफ़ करने के बयान पर क्या रद्द अमल दिया, दिखाएं। राइट अनवर बेग साहब, क्या अगर एक लम्हे के लिए फर्ज कर लें कि नवाज शरीफ साहब ने बड़ी करप्शन की है, जरदारी साहब ने बड़ी करप्शन की है, क्या आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ तहरीके तालिबान पाकिस्तान से भी ज्यादा बदतरीन है कि फिर आप उनको तो माफ कर सकते हैं लेकिन इनको हम कहते हैं कि नहीं छोड़ेंगे? इमरान साहब को गाइड कर रहे हैं या एडवाइस कर रहे हैं या पुटिंग हिम ऑन द रॉन्ग पाथ, और इनका एंड लगता है 5 साल से पहले ही हो जाएगा जिस तरीके से ये इन्होंने सिलसिला शुरू किया है। देखें अपना अमीर अब्बास साहब, ये सिलसिला नहीं चल सकता है इस तरीके से। अभी आप देखें, जब पेशावर का अटैक हुआ, द होल नेशन वेंट इनटू शॉक, यानी 150 बच्चों को मैसेकर किया गया। जैसे अपना अभी राना सलाउल्लाह साहब ने कहा, ये जो जिनकी शहीद जो शहादतें हुई हैं जो ऑफिसर्स के, आई मीन उनकी फैमिलीज भूल सकती हैं? जो जवान हमारे शहीद हुए हैं, जिनकी डेड बॉडीज जा रही हैं उनके गांव में, वो भूल सकते हैं उनकी फैमिली? या पाकिस्तान मिलिट्री भूल सकती है जो उन्होंने अटैक यानी GHQ तक पहुंच गए थे, जो मस्जिदों में अटैक उन्होंने किया? नहीं जी। आई थिंक somebody is putting the prime minister on the wrong path. This will be a disaster for him. जो काम इन्होंने करना है वो तो कर नहीं रहे। महंगाई को ये रोकें, महंगाई को रोकें। अभी 1 साल के बाद
इलेक्शन कैंपेन में चले जाएंगे, ये क्या जाके मुंह दिखाएंगे? ये टीटीपी को छोड़ें, आप इनको कहें कि ये अपनी इकोनॉमी को सीधा करें और महंगाई को कम करें, लोगों की टीवी के ऊपर इंटरव्यूज सुना करें जो आप लोग टेलीकास्ट करते हैं, लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं महंगाई की वजह से। That is where a political government has to work, give welfare to the people of Pakistan, rather than negotiating with murderers. नहीं जी, ये मेरा नहीं ख्याल है कि this is workable, and this will be a suicidal for PTI if they go ahead with this project. Right. मोहसिन बेग साहब, सर पर नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी साहब या अल्ताफ हुसैन, इन सब का कसूर यह है कि इन्होंने 80,000 बंदा नहीं मारा। यानी इनको मुआफी लेने के लिए इस रियासत से अगर जंग खत्म करनी है दहशतगर्दों से, तो इनके साथ जो एक जंग आपने शुरू कर रखी है, पर इनके साथ भी जंग खत्म करें, इनको भी फिर 80,000 बंदा मारना पड़ेगा पहले, नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और अल्ताफ हुसैन को, फिर इनको माफी मिलेगी। सर देखिए, इसमें बड़ा फ़र्क है अमीर अब्बास। बेसिकली ये जितने पॉलिटिकल अपोनेंट्स हैं खान साहब के, ये समझते हैं ये उनके राइवल्स हैं। करप्शन तो ये 3 साल में उनकी एक की प्रूफ नहीं कर पाए, ना ही $1 उनसे वसूल हो चुका, और सारी एनर्जी, सारा गुस्सा, सारा टाइम इस पे ला दिया। मुझे नहीं पता उनके केसेस सच हैं या नहीं, ज़ाहिर होंगे उन्होंने करप्शन की होगी, लेकिन आपने कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूफ करना है। ज़बानी जमा खर्च आप पिछले 4-5 साल से अभी तक लगे हुए हैं कि जदादें छुपाई हैं, जदादें बताओ कहाँ से बनाई हैं। ये सवाल इन पे भी होता है खान साहब पे, काफ़ी चीज़ें इनके पास भी हैं जो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। तो मकसद ये है कि वो तो इनके ओपोनेंट हैं, ये चाहते हैं मेरे सारे ओपोनेंट या मर जाएं या डिस्क्वालीफाई हो जाएं या जेल में चले जाएं और मैं अकेला राज करूं। और जो बेग साहब ने अभी बात की कि नेक्स्ट ईयर इलेक्शन ये जाएंगे, तो ये तो EVM मशीन का सहारा है और ओवरसीज़ पाकिस्तानी का सहारा, और बाकी एक सहारा और भी है जो सबको पता है। ये चाहते हैं नेक्स्ट टाइम भी मैं चीटिंग करके पास होके वापस इक़्तिदार में आ जाऊं। TTP, तालिबान, ये जब सारे लोगों से ये जो डायलॉग करना चाहते हैं, ये बेसिकली खान साहब से डरते हैं। इन्होंने जब बुक लिखनी थी तो इन्होंने हमारे एक दोस्त से अफगानिस्तान तालिबान के ऊपर एक चैप्टर पे बात की, तो जब बुक छप गई तो उन्होंने पूछा कि आपने तो वो सारा गलत लिखा है। इसने कहा मैं तालिबान के खिलाफ नहीं जाऊँगा, आप चाहते हैं मैं तालिबान के हाथों मारा जाऊँ। तो ये खान साहब वो जो बड़के बड़के हैं वो सिर्फ बज़ाहिर हैं, हकीकत में ये स्ट्रेंथ ऑफ पावर के साथ अगर डायलॉग हो, और रियासत हमेशा स्ट्रेंथ से बात करती है, जिससे भी करती है, वीकनेस से नहीं करती। और वीकनेस अभी आप दिखा रहे हैं, और जिस तरीके से आपने ये कि जी मिलिट्री सोल्यूशन नहीं, मिलिट्री सोल्यूशन नहीं, क्यों नहीं भाई मिलिट्री सोल्यूशन? तो हमने आर्मी किस लिए रखी हुई है? हम मारे जाएं, आर्मी वाले मारे जाएं और आगे से हम हथियार ना उठाएं। इन आउटलॉज को हम ये इतनी मोहलत दे देंगे वो जिसको चाहें जहां चाहिए घुस जाएं, हमारे मतलब दुश्मनों से माल भी लें, पैसे भी खाएं। सारा इन्होंने इंडिया के कहने पे किया, वरना जो हमारे जो नेवी के एवक्स तैयारे थे उनका क्या तल्लक था? इधर कामरा में क्या तल्लक था किसी का? तालिबान वहाँ स्ट्रेटेजिक पोजीशंस पे घुस रहे थे कि हमारे मुल्क को, हमारी आर्मी को हमें वीक किया जाए। ऐसे लोगों को तो माफ़ी देनी ही नहीं चाहिए, मतलब माफ़ी का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर आप उनसे ज़रबे अज़म के जरिए ना उनको मारते तो आज पाकिस्तान का बुरा हाल वो कर देते। तो ये बात करना कि जी फिर ना हो जाए, फिर हो जाए भी आपके घर में हो जाएगा, तो आपको किस लिए बिठाया हुआ है? सरकार किस लिए? इस रियासत ने और सरकार ने अवाम को जो है तहफ़्फ़ुज़ देना है, इसीलिए ये सारे अदारे हैं। बिल्कुल सही, डर के नहीं इनको बनाया हुआ। तो अगर आप कह दें तो खाना जंगी शुरू हो जाएगी। यहाँ पे जो लोग हैं सबके पास इतना असला है घरों में, और लोग तो फिर बाहर आ जाएंगे। ये थोड़ी है कि आप इस मुल्क को एक उन 5-6 हज़ार लोगों के जिम्मे डाल दें। तो देखना ये है कि खान साहब ने जो बात की है, मैं समझता हूँ ये बड़ी सोच समझ के गुफ्तगू करते हैं। इनको अंदाज़ा है कि मैं ऐसे नहीं, ये किसी दूसरे मास्टर को भी करना चाहते हैं, और ये जिस एजेंडे हैं वो अब 3 सालों में वाज़ेह हो चुका है। अब उस एजेंडे में कोई चीज़ बाकी नहीं रह गई। तो ये कहना कि जी रियासत कमज़ोरी दिखा के डायलॉग करे, मैं तो उसके हक में ही नहीं हूँ। सकता मैं ये रियासत छोड़ दूं, पर ये मानने के लिए मैं तैयार नहीं कि मेरी रियासत इतनी कमज़ोर है कि 5-6 हज़ार लोगों के आगे सिलेंडर करे और उनसे बैठ के बात करे। राइट, हम कोई ऐसा मुल्क है, बनाना रिपब्लिक वो गो के इन्होंने बना दिया है, लेकिन वी विल स्ट्रेंथफुली, और अगर नहीं मानते तो वी विल
फाइट देम आउट, फाइट देम, क्रश करें इनको। जनरल साहब सर एक इसमें नुक्ता ये कुछ लोग उठा रहे हैं कि जी इसमें से चूंकि कुछ गुड तालिबान हैं उनके साथ तो हम मुज़ाकरात करते हैं और अगर वो खुद को गैर मुसल्लह करते हैं तो हम उनको माफ़ी दे देंगे, एक बैड तालिबान है। अब ये डिस्टिंग्विश कैसे होगा, प्रैक्टिकली समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या तालिबान से ये कहेंगे कि जी आप हमें ज़रा अपनी लिस्ट बना के दे दें कि आपके 5000 लोग हैं अगर, तो उसमें से अच्छे कितने हैं बुरे कितने, आप ज़रा हमें लिस्ट दे दें। ये कैसे डिस्टिंग्विश होगा सर? देखिए मैं जरा पहले बात करूं, जितनी भी आपने अभी डिस्कशंस की है, ब्रेक साहब ने आर्गुमेंट्स की हैं दोनों तरफ से, उससे यूं लगता है कि हमने एज्यूम कर लिया है कि सबको माफी दी जा रही है और खान साहब ने यह तय कर लिया है कि इन सबको छोड़ना है। मैंने जो समझा और देखा, अपने तौर पे स्टडी किया मुख्तलिफ हजरात से पता करके, मैंने पहले भी जिक्र किया कि ऐसा कतन नहीं, इसमें माफी है केस टू केस बेसिस। दूसरे ये है कि बाज ग्रुप्स हैं जो बिल्कुल बगैर किसी कंडीशन के आपको हथियार फेंकने के लिए तैयार हैं और वो फेस करने के लिए तैयार हैं कानून। मसलन हाफिज गुल बहादुर के ग्रुप ने फौरी तौर पे अनाउंस किया कि हम वजीरिस्तान में हम जंग बंदी का ऐलान कर रहे हैं, जबकि अभी कोई बातचीत किसी नहज पे पहुंची नहीं। उन्होंने पहले ही कह दिया कि जी हम, और ये भी पता है कि उन्होंने गालिबन को बहुत बड़े क्राइम गालिबन उस ग्रुप में नहीं किए थे। बहरहाल ये पता करना कि किसने क्या किया है, या ये हमारी इंटेलिजेंस बताएगी। आपने उनसे नहीं लिस्टें लेनी, जो क्रिमिनल एक्टिविटी की हुई है जिसने, उसका सब हमारी इंटेलिजेंस के पास सारी इंफॉर्मेशन है। कल वो पकड़े जाते हैं तो इंटेलिजेंस ने ही उनके ट्रायल करवाने, इंटेलिजेंस ने ही उनके ट्रायल करवाने हैं। यही वो दुख है। अगर आपने एहतजाज करना है, अगर लोगों ने जिनके बच्चे मारे गए थे उन्होंने एहतजाज करना है, तो पेशावर हाईकोर्ट के बाहर जाके करें, उधर बैठ के धरना दें। जिन्होंने एपीएस के तीनों छोड़ दिए, जो कि बंदे जो यहाँ पे उनके सहूलतकार थे, एक्चुअल बंदे तो मारे गए थे उसमें, लेकिन जो सहूलतकार थे जो बाद में पकड़े वो उन्होंने बरी कर दिए, तो धरना उधर दें ना जाके। असल जो जड़ है जिसपे, देखें पार्लियामेंट को चाहिए कि इस चीज का बड़ा सीरियस नोटिस ले। जब तक आप अपना क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को दुरुस्त नहीं करेंगे इस सिचुएशन के लिए, ये सारे छूट जाएंगे। इनके लिए ये इस तरह नहीं है कि जैसे लाहौर शहर में माल रोड के ऊपर कोई कत्ल हुआ तो 10 आदमियों ने देखा, वो सूरत हाल तो है ही नहीं। ये तो इंटेलिजेंस बाद में रेड कर करके लोगों को पकड़ती है। तो सजा दिलवाने का निजाम दुरुस्त किया जाए तो किसी को कोई डिटरेंस हो, ये तो छूट जाते हैं सारे, उनके हौसले बुलंद है। फिर दूसरी बात यह है कि आज वो आपके मुल्क में नहीं है कि आप इंटेलिजेंस की बुनियाद पे उनके पीछे लगे रहे तो पकड़ ही लेंगे। वो बैठे हैं अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान में बैठे वो कार्रवाइयां करते रहे, लेकिन हम तालिबान को अफगान तालिबान को हमें चाहिए कि हम प्रेशराइज करें कि जनाब हमने बातचीत कर ली, हमारी टर्म्स पे जो मामला तय होता है वो तो हो गया, हम कर लेंगे, लेकिन नहीं होता तो जिम्मेदारी आपकी है अफगान तालिबान की, राइट, कि आपकी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी। बिल्कुल सही, आपने लिख के गारंटी दी हुई है दुनिया को, और ये हमने सारे हमसाया मुल्कों से बात करनी है कि इनकी गवर्नमेंट को कोई तस्लीम ना करे जब तक कि हमें ये हमें सारा इंसाफ नहीं मिलता कि ये जो इनकी जमीन से करते रहे। ये बहुत जबरदस्त, आपका बड़ा जबरदस्त नुक्ता आपने उठाया है कि ये बात पाकिस्तान को कहनी चाहिए कि हम तालिबान की इस नई हुकूमत को तस्लीम नहीं करेंगे, जैसे अगरचे पाकिस्तान ने पहले किया था 96 से 2001 तक में, लेकिन हम इसको तस्लीम नहीं करेंगे जब तक कि हमें ज़मानत ना दें कि इनकी ज़मीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में अब से कुछ देर के बाद जो पेंडोरा लीक्स या पेंडोरा बॉक्स खुलने वाला है उस पर बात करते हैं। ब्रेक के बाद खुशामदीद प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। आपसे कुछ देर के बाद, यानी हमारा प्रोग्राम अब अपने इख्तितामी मराहिल में, और इससे कुछ देर के बाद तकरीबन 40 मिनट के बाद पेंडोरा लीक्स या पेंडोरा बॉक्स खुलने जा रहा है, और कहा जा रहा है कि ये पनामा लीक से भी ज़्यादा एक्सपेंसिव, ज़्यादा हजम वाला धमाका होगा। इसमें इतनी ज़्यादा तफसीलात हैं और स्कैंडल्स हैं मुख्तलिफ दुनिया के ममालिक के पब्लिक ऑफिस होल्डर्स के। तो अनवर बेग साहब, पाकिस्तान का इंडिकेशन तो आ चुकी है कि पाकिस्तान के भी कई लोग हैं। आपको लगता है कि अगर हुकूमत में से कुछ लोगों का नाम सामने आता है तो इमरान खान साहब मॉरली, जैसे उन्होंने नवाज शरीफ साहब को कहा था कि इस्तीफ़ा दें और घर जाएं, अगर हुकूमत के कुछ लोग सामने आते हैं तो इमरान खान साहब उनको ओवरनाइट फारिग करेंगे? देखें,
पनामा 1 आए, पनामा 2 आए, पनामा 10 आए, इस मुल्क के अंदर कुछ भी नहीं होगा। नवाज शरीफ साहब वालों का नाम आया तो आज कितने साल हो गए, क्या हुआ है? एवरीबडी स्कॉट फ्री, कुछ भी नहीं हुआ। कि हमारा जुडिशियल सिस्टम इज वेरी वीक एंड पुअर, और यहाँ पे कोई फैसले नहीं होते। हाँ, तारीख पे तारीख लेते जाओ। आप ये बताएं ना, 3 साल में जब से पीटीआई की हुकूमत आई है, इन्होंने यही शोर मचाया, अकाउंटेबिलिटी। मुझे बताएं एक कोई टॉप पॉलिटिकल लीडर फ्रॉम एनी पॉलिटिकल पार्टी, वो कोई कन्विक्ट हुआ है, उसको कोई सजा मिली है, उसको उस पर कोई पब्लिक ऑफिस होल्डिंग के लिए बैन किया है? नथिंग इज गोइंग टू हैपन। ये सब टोपी ड्रामा है एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न। यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी ना होती है, ना कभी होएगी, बिकॉज द सिस्टम्स आर वेरी वेरी वीक। और सिस्टम्स बनाए किन्होंने? ये हमारे पिछली पॉलिटिकल कर रहे हैं, यानी टीटियां आ रही हैं, जा रही हैं, तारीखों पे तारीख हो रही है। क्या हुआ है मुझे बताएं ना। एक कोई बंदा अरेस्ट हुआ है, कोई एक बंदे को कन्विक्ट किया है, हाँ, छोटे लोगों को पकड़ के अंदर कर दिया, उनको सजाएं दे दी हैं। हमारा प्रोसिक्यूशन बहुत वीक है, जुडिशियल सिस्टम बहुत वीक है। ये पूरा मुल्क तो स्टे ऑर्डर पे चल रहा है यार। यानी आप देखें, इतने लोगों ने बड़े बड़े ये जो मैग्नेट्स हैं, इन्होंने वकील टॉप किए हुए 10-10 साल से स्टे चल रहे हैं। तो ये खुदा को माने, आई मीन इस तरीके से कोई मुल्क चलते हैं? भाई स्टे ऑर्डर दे आप 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, और केस हियर करें और फैसला करें। नहीं जी, 10-10 साल से स्टे ऑर्डर चले आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा जुडिशियल सिस्टम बहुत वीक है। चाहे कितने पैनामा आ जाएं इस मुल्क के अंदर, कोई कन्विक्ट नहीं होगा ऑन करप्शन चार्जेस, नॉट एटलीस्ट द बिग पॉलिटिशियन। इधर कुछ नहीं होने वाला। मोहसिन बेग साहब, अनवर बेग साहब कह रहे हैं कि हमारी खाल इतनी मोटी है कि हमारे यहाँ जितने भी पनामा आ जाएं या पंडोरा आ जाएं, कोई असर नहीं होने वाला। 5.5 साल पहले आया था पनामा लीक्स, एक ही सिर्फ खानदान, शरीफ खानदान को पकड़ा, उनका भी कोई अंजाम नहीं हो सका। उसके अलावा जो बाकी नाम थे वो किसी को याद भी नहीं है। मीरा साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बेग साहब ने भी ठीक माना, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, वक्त कभी बदल जाता है, और मेरे ख्याल में टाइम आ गया है। खान साहब की टीम सुबह से वजातें दे रही है, मैंने अभी वो 9:30 बजे तक आ जाएगा तो पता चलेगा उसमें किस किस का नाम है। लेकिन सुनवाई यही है कि गवर्नमेंट के लोग भी हैं, खान साहब का भी कुछ है उसमें, तो वक्त बदल जाता है। खान साहब अभी तक तो अपने हर किए को भुगत रहे हैं। जो बात उन्होंने की थी वो उनके सामने आई, उनके मुंह के सामने आई। रोज़ सोशल मीडिया पे वो क्लिप नए भी चल रहे हैं और पुराने भी चल रहे हैं। ये तोहफ़ देख लीजिए जो छुपाए गए, जो घड़ी का किस्सा चल रहा है, बेच के सड़क बना ली गई, ये सब किस्से इनके सामने आएंगे। बड़ी तकब्बुराना गुफ्तगू जो है वो अल्लाह को पसंद नहीं। ये डेफिनेटली इस जो लीक है या पंडोरा बॉक्स में जो चीज़ें हैं वो हर्ट करेंगी बहुत से लोगों को। चाहे इंसाफ ना हो, जजों के पास इतना वक्त नहीं है कि वो फैसले कर सकें, लेकिन आवाम आहिस्ता आहिस्ता बाशऊर हो रही है, आवाम ज़रूर देखेगी। और ये जो तकब्बर और जिनके बड़े बोल थे और जो बड़े टॉल किस्म के क्लेम्स किया करते थे, वो इंशाल्लाह ताला उनके सामने आएंगे। और मैं इस उम्मीद पे ज़िंदा हूँ, इस मुल्क के अंदर एक ना एक दिन हालात बदलेंगे, चाहे हम रहे ना रहे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जनरल साहब, सर ये इम्तिहान है अभी इमरान खान साहब के उन मॉरल स्टैंडर्ड्स का। ऑपोजिशन तो खैर पहले ही उसके ऊपर तो सारे इल्ज़ामात हैं और वो भुगत भी रहे हैं और वो उससे गुजर भी रहे हैं। उनके मज़ीद कोई नाम निकल भी आएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो पहले ही इसी छाप से गुजर रहे हैं। अगर हुकूमत में से किसी का नाम आ जाएगा तो फिर असल इम्तिहान तो ये शुरू होगा। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई फर्क पड़ता है। मेरे बात साहब देखिए कि हुकूमत के पहले भी तो मामलात मौजूद हैं। मालम जब्बा के केस की बात करते हैं लोग, वो मेट्रो जो पेशावर का आया उसका भी किस्सा होता है, कई केसेस हैं। अब रिंग रोड वाला भी किस्सा चल निकला, वो चीनी की एक प्रॉब्लम चली आ रही थी, तो वो कितने सारे तो कहानियां पहले भी चली रही हैं, उनका कोई ऐसी इन्वेस्टिगेशन लंबी चौड़ी नहीं हुई जिससे कि। लेकिन एक वजह है, मैं आपको बताऊं, हमारा सिस्टम जो है ना इस वक्त होस्टेज है करप्ट माफिया के पास। और करप्ट माफिया हकीकतन अगर आप
मेरी बात पे यकीन करें तो रियासत से कहीं ज्यादा मजबूत है। चुनाचे रियासत मेगा करप्शन केस में किसी को सजा नहीं दे सकेगी। उसकी कई मिसालें आप देखिए, डॉक्टर आसिम का केस, वो गायब, डॉक्टर आसिम के अलावा वो शर्जील मेमन का, यूसुफ गिलानी का, राजा परवेज अशरफ, दोनों 10-10 साल हो गए केसेस को, कोई भूल भुला गई दुनिया। जरदारी साहब का केस था कंटकना, और वो सिर्फ इसलिए माफी हो गई, दोनों केस खत्म हो गए क्योंकि जी वो फोटोकॉपियां दी थी, वो मरहूम हमारे वाजिद शमसुल हसन चोरी करके ले गए वहां से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, तो यहाँ फोटोकॉपियां चलती रही। ये सिस्टम जो है ये उसको करप्ट को सपोर्ट करता है। आज आप पानी का कनेक्शन लगवाना चाहें, बिजली का कनेक्शन, वो आपसे पैसे मांगता है, वो कहता है भाई पैसे दो, नहीं तो जाओ जिसको कहना कहते रहो नहीं लगाएंगे कनेक्शन। टेलीफोन कनेक्शन ले लें, कोई चीज ले लें, नादरा चले जाएं, आप काले कुत्ते का कार्ड बनवा लें, वहां पे रिश्वत दे के कार्ड बनवा लें, दहशतगर्दों के पास आपके आईडी कार्ड हैं आपके, आप FIA चले जाएं, आपको रात रात में जमानत हो जाए, सारा मामला खत्म हो जाएगा अगर आपने पैसे लगा दिए। नैब ले लें, FBR, कोई महकमा ऐसा नहीं है जहां पैसा चल नहीं रहा और पहले से ज्यादा नहीं चल रहा। तो सिस्टम जो है वो तो करप्ट लोगों ने उसको अपनी जात के मुताबिक बना लिया है, और वो इस कैपेसिटी में है कि वो पैसा ज्यादा से ज्यादा लगा सकते हैं सिस्टम को खरीदने के लिए, लिहाजा ये उन्हीं के कब्जे में है। इसमें कोई सजा का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं ये कहता हूं कि सबसे बड़ी एम्बेरसमेंट इमरान खान को ये होगी कि 5 साल गुजरने के बाद केसेस सैकड़ों के हिसाब से खुले होंगे, सजा किसी एक शख्स को भी नहीं हुई होगी। ये बदकिस्मती है इस मुल्क की, खान साहब की नहीं। हम तो बदकिस्मत है इसलिए कि आज मुल्क में क्या तो रिजाल है कि कोई आपका लीडर है ही नहीं। आप अगर बदकिस्मत हैं तो मजीद बदकिस्मती आएगी जब खान साहब से छूट के आप किसी और करप्ट के पास चले जाएंगे, क्योंकि वहां पे जरूरत यह है कि करप्शन और इक़्तिदार एक जगह पे है। आप सिंध में देख लें, उज़ैर बलोच ने 100 से ज्यादा कत्ल किए, उनके उसके जो इतराफी बयानात मौजूद हैं वीडियो पे। वो हर रोज एक कत्ल के केस से बरी हो रहा है, क्योंकि पुलिस, जरदारी साहब का हुक्म है पुलिस को भाई गवाह नहीं आना चाहिए, तो गवाह की टांगे तोड़ देंगे अगर वो उधर रुक करेगा। तो गवाह आता ही नहीं, हर रोज एक केस से बरी होते हैं। अभी तक 15-16 केसेस से वो बरी हो चुका है। तो यहां मुल्क जो है ये जिस कदर पे चल चुका है, ये कोई बचने की मैं नहीं समझता कि ये पनपने के कोई हमारे आसार हैं। ये जिस रबिश में हम चले हुए हैं, आज आप देखिए कि अगर मेरे ऊपर चोरी का इल्जाम लग जाए तो फूल की पत्तियां फेंकने वाले सारे आ जाएंगे। जहांगीर तरीन जब इंग्लैंड गया अकेला था, जब इंग्लैंड से वापस आया कोई रिसीव करने वाला नहीं था। राइट। जिस दिन उसके ऊपर करप्शन का केस बना, अदालत में गया तो 40 बंदे तो उसकी अपनी पार्टी में से निकल आए उसके ऊपर फूल फेंकने के लिए। ये रोने का मुकाम है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसमें कोई आदमी टक्करे मारने का मुकाम है। वक्त खत्म हो गया है। मैं आखिर में वो जो कुछ आपने कहा उस पर फैज अहमद फैज ये शेर जो है वो जहन में आता है कि ये दाग दाग उजाला, ये शब गुज़ीदा सहर, वो इंतज़ार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं। आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते। देखते रहिएगा तब्दीली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।